हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2 जनवरी ऑल शिफ्ट सवाल। ठीक है। और इसमें लगभग जो है 40 सवाल आपके इस वीडियो में है। तो आप 2 के स्पीड से चाहे या फिर यानी कि 1.5 के स्पीड से भी देख सकते हो। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई। तो चलिए, सबसे पहला सवाल करा है कि, और ये सवाल एमटीएस के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है भाई। ताकि आप जो एमटीएस एग्ज़ाम देने वाले हो, तो क्या एडिक्विटी किस पैटर्न पे पूछ रहा है, ठीक है, तो वो आपको समझ में आए। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो देखो भाई, किताबुल हिंद अल बिरूनी, यानी कि भाषा जो है इसका लैंग्वेज अरेबिक था। और इसमें जो सब्जेक्ट था, यह पुस्तक जो है भारत के धर्म, दर्शन, त्योहार, रीति रिवाज यानी कि कल्चर, सोशल्स, खगोल विज्ञान, कानून जैसा जो 80 अध्यायों में विस्तृत जानकारी देती है, किताबुल हिंद। ठीक है भाई। और इसे 11वीं सदी में भारत के सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक माना जाता है। तो आंसर इसका राइटर कौन था? अल बिरूनी। अगला सवाल है, वर्ष दो 1968 के राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स भारत के किस शहर में आयोजित किए गए थे? भाई सोच लो, 1968 में नेशनल गेम्स हुआ था, और वो भी भारत में हुआ था, और किस स्टेट में हुआ था ये पूछा गया था। तो 23वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो हुआ था 1968 में, चेन्नई के मद्रास में हुआ था। अब जो है तमिलनाडु में किया गया। ठीक है। यानी कि अब तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। तो भाई ये तो 23वां था। अब 38वां पूछ सकता है, करेंट वाले 2025 वाले। तो ये कहाँ किया गया था? तो ये क्या कहाँ किया गया था भाई? उत्तराखंड में। ठीक है। और इसमें जो है 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किया गया था। और इसके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में खेलों का जो है उद्घाटन किया था। ठीक है भाई। अगला सवाल है, तेलंगाना आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य कब बना था? तो देखो भाई, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। और इस दिन को प्रतिवर्ष तेलंगाना के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे, केसीआर यानी कि के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और प्रश्न जो था, किस अधिनियम के तहत तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया है? तो यहाँ पे होगा भाई, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014। अब अगला सवाल ये भी पूछ सकता है कि तेलंगाना राज्य की मांग की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो श्री कृष्णा समिति का जो है गठन किया गया था। ठीक है। ऑल क्लियर भाई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 जून 2014। अगला सवाल है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग, ठीक है भाई, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सेला सुरंग जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश यानी कि नॉर्थ ईस्ट कंट्री में जो है सिचुएटेड है। और इसका उद्घाटन पीएम इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी 19 मार्च 2024 को किया था। ठीक है भाई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, जनरल मनोज पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय थल सेना के 23वें प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो जनरल मनोज मुकुंद पांडे को सेवानिवृत्ति के बाद 23 जून 2024 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय थल सेना के 30वें यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक भाई। तो आंसर यहाँ पे मनोज पांडे, मनोज मुकुंद नरवाने भी हो सकेगा। चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल है, जनवरी 2026 की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत हैं? तो देखो भाई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के जो अभी अध्यक्ष हैं, डॉक्टर वी नारायण। और उन्होंने 14 जनवरी 2025 को जो है कार्यभार संभाला। और इसके पहले जो थे, पहले थे सोमनाथ। ठीक है भाई। और इन्हीं के में जो है डॉक्टर के सिवान में तो फेल हो गया था वही एक चंद्रयान। फिर डॉक्टर सोमनाथ में जो है सफल परीक्षण हुआ था। वे अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में भी कार्यरत थे। ठीक है। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ नोवेल ए सुटेबल बॉय? ए सुटेबल बॉय भाई अरुंधति रॉय। ठीक है। ओ वही, यहाँ पे अरुंधति राय नहीं होगा, विक्रम सेठ होगा ए सुटेबल बॉय। ठीक है भाई। ये जो है पब्लिश्ड हुआ था 1993 में हुआ था।
कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1993 में। अच्छा, और अब जो ऑप्शन दिया गया है उन लोगों का भी बात कर ले हैं, लेकिन इसके पहले जो है ये उपन्यास किस लिए था? ठीक है, ये सूटेबल बॉय। तो ये उपन्यास जो है इंग्लिश लैंग्वेज में है और 1349 पन्नों में है। और ये उपन्यास जो है भारतीय समाज के जो चित्रण और उसके पात्रों के बीच जो जटिल संबंध है उसको अच्छी तरह से समझाया है। और विक्रम सेठ जो थे कलकत्ता के से थे, ठीक है भाई। और 20 जून 1952 को कलकत्ता में भारत में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, और उनके उपन्यास जो हैं ये एन इक्वल म्यूजिक भी है और संगीतकार भी थोड़ा सा थे। और ये सूटेबल बॉय, ठीक है। तो अगला सवाल है, अच्छा सलमान रुश्दी का अरुंधति राय बताओ भाई। तो देखो भाई, सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन याद है भाई? मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। और वो बुकर पुरस्कार जीता था भाई, ये मिडनाइट चिल्ड्रन पता है कब? 1981 में बुकर पुरस्कार भी जीत चुका है। और ये भारतीय अंग्रेजी साहित्य थे। अच्छा, अरुंधति राय की बात करते हैं, ठीक है। चलो अरुंधति राय की बात करते हैं। तो ये भी जो है भारतीय लेखिका थी। और 1997 में अपना द गॉड स्मॉल थिंग, ठीक है भाई, याद है द गॉड स्मॉल थिंग्स। अच्छा, ये विक्रम सेठ अभी बताया अभी भाई, सूटेबल बॉय। अच्छा, अमिताभ घोष की पुस्तक का नाम कोई बताओ भाई? ए सूटेबल बॉय। अच्छा, ये सूटेबल बॉय अमिताभ घोष ही थे? नहीं भाई, गलत। विक्रम सेठ है भाई। ये सूटेबल बॉय 1993 में प्रकाशित हुआ था ना। चलो अमिताभ घोष के का वो पुस्तक बता दियो आप लोग, ठीक है। चलो अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, पीटी नेहरू, कोई बुक बताओ भाई। मौलाना अबुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली। सरदार बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि मिला था भाई, ठीक है। और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। और ये जो है स्टेट, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो स्टेट और पूरा यानी कि कंट्री को एकजुट करने में यही सारा इनका जी असर काम था, ठीक है भाई। गुरु शिखर पीक इज ए पार्ट विच माउंटेन रेंज, यानी कि गुरु शिखर कौन सी चोटी का जो है एक पार्ट है, ठीक है। तो गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले के अरबुदा पर्वत, ठीक है भाई। ये अरबुदा पर्वत की एक शीर्ष अरावली श्रृंखला है, ठीक है। अरावली श्रृंखला राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु है, जो कि 1722 मीटर यानी कि लगभग 5650 फीट की ऊंचाई तक खड़ा है, ठीक है। और दिलवाड़ा में राजस्थान की दूसरी शीर्ष चोटी है और गुरु शिखर के रूप में माउंट आबू में स्थित है। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा कौन? अरावली श्रृंखला, ठीक है भाई। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1924 में जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। अच्छा, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट 1930 या 31 में हुआ था भाई। किसके बीच में हुआ था? तो ये बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। क्यों हुआ था? क्योंकि हरिजन लोग के बी आर अम्बेडकर अलग मांग कर रहे थे, ठीक है भाई। ये हरिजन शब्द तो गांधी जी दिए थे, हरिजन शब्द जो थे हरि के जन गांधी जी दिए थे, ठीक है। और ये बी आर अम्बेडकर बोल रहे थे कि इनको अलग, इनको भी अलग चाहिए, जो जिन्ना मांग रहे थे पाकिस्तान, इनको भी अलग, यानी कि कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। यानी कि दलित समाज वर्गों के लिए, ठीक है। यही सम्मेलन था भाई, ठीक है। अच्छा, ये मतलब बी आर अम्बेडकर तीनों मतलब गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। अगला सवाल है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा क्या, पूरे दिया हुआ है भाई। 7 सितंबर 1931 से 31 दिसंबर 1930 लंदन में आयोजित किया गया था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। 17 नवंबर, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती बताए थे भाई, एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पे देख लो, पूना पैक्ट 1931 में हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोलमेज सम्मेलन, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके बाद ही जो आए थे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। और सरोजिनी नायडू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में भी काम किए थे, ये भी याद रखना, ठीक है। और आईएनसी महात्मा गांधी, रंगास्वामी अय्यर, मदन मोहन मालवीय, ये लोग थे। और मुस्लिम लीग में था मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, तृतीय मोहम्मद इकबाल। और हिंदू के रूप में था एम आर जयकर, दलित वर्ग से थे बी आर अम्बेडकर। इतने लोग जो थे सब अलग अलग ग्रुप में भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भाई मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगा रखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्यूचर्स, यानी कि कहाँ
किस चीज़ से लिया गया है, कौन सा देश से क्या चीज़ लिया गया है। तो सबसे पहले तो ये सवाल जो दिया गया है, तो आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी, यहाँ पे ध्यान दो, इमरजेंसी जो दिया गया है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, और वेमर कॉन्स्टिट्यूशन किसना है, जर्मनी का है। ठीक है भाई, वेमर वेमर कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, जर्मनी का है। अच्छा, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था, तो इसमें याद रखना रूल ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से। और क्या इसमें याद रखना भाई, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर, ये नहीं भी याद रख सकते हो। अमेरिका से क्या लिया है, जुडिशियल सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स। कनाडा से क्या लिया भाई, फेडरल सिस्टम, याद रखियो, ठीक है। और एक होता है रिसीड्यूअल पावर, सॉरी भाई, ठीक है। और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जानते हो, डायरेक्टली डीपीएसपी लिया है, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सोवियत यूनियन से 5 ईयर प्लान लिया है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज भी वहीं से लिया है, लेकिन फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज रूस से लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑफिसर ऑफ द गवर्नर, पावर ऑफ द फेडरल ज्यूरी। और साउथ अफ्रीका से क्या लिया है भाई, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 3 प्रकार के अमेंडमेंट होता है, राष्ट्रीय काल, आपातकाल, स्टेट और वित्तीय काल। ठीक है भाई। अगला सवाल है, बिहार में वह कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं अपनी सिर पर छिद्रों वाली मिट्टी के घड़े, जिनके अंदर जलते हुए दिए होते हैं, को संतुलित करके नृत्य करती है। तो भाई इसे झिझिया कहते हैं। ठीक है, देखना भाई, महिला जब, अच्छा छोड़ो, एक ही एग्जांपल लेते हैं, कलश जब उठाते हैं ना भाई, कलश तो उठाते होंगे आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, ठीक है, और मम्मी लोग, बहन लोग, तो ऊपर देखते होगे कलश लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये झजिया के रूप में ही काम आता है, मतलब ठीक उसी तरह से समझ लो, उसमें पानी रहता है। अच्छा, ये अगला सवाल कहाँ था भाई, अच्छा, ये मैं क्यों लगा के आया हूँ, क्योंकि जो है 2011 से सवाल पूछे जा रहे हैं सेंसस से, तो ये एक बार ये जो है पूरा रिपीट कर लो। ठीक है, चलो पढ़ देता हूँ एक बार। सबसे पहले तो ये वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर पूछ लिया जाए तो 1.64% 2011 में था। अच्छा, ये जनगणना पहली बार किसके शासनकाल में हुआ था, तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो। और कब हुआ था भाई, तो 1872 में, ये भी याद रखना। अच्छा, ये पहले समकालीन जनगणना कब हुआ था, 1881 में हुआ था। और 1901 में यह हर दशक के बाद जो होने लगा। और 2011 में यह 15वीं जो था, ठीक है, 15वीं जनगणना था। और आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना था, ये भी याद रखना। और 2011 की जनगणना का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। थीम अगर पूछ दिया जाए तो ये भी था। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो 2001 की जनगणना की तुलना में 35 की तुलना में भारत जो है 53 मिलियन से अधिक शहर बस गया था। 15वीं जनगणना 2011 में था। और यहाँ पे कुछ और डाटा दिए गए हैं भाई, जैसे कि उच्चतम साक्षरता केरल था, देश की साक्षरता टोटल था 74, ठीक है, और सबसे कम महिला साक्षर बिहार में था। ये तो पता ही होगा, ये सब एक बार जो है ये पीडीएफ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, देख लेना। अगला सवाल है, गेहूं, चना और जौ जैसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो भाई वीडियो पॉज करके एक बार आप लोग जरूर सोल्व करो, चलो बता देता हूँ, एक सेकेंड रुको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई, रबी फसलें, खरीफ फसलें सभी को पता है, खरीफ धान, ठीक है, और रबी फसलें गेहूं। तो यहाँ पे पूछ रहा है, गेहूं है ना भाई, भीट, ग्राम, बरेली, ये सब रबी फसल है। रबी, इन्हें सर्दियों की फसलें भी कहा जाता है। यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे गेहूं, सरसों, मटर, चना। और खरीफ फसल ये मानसून की फसलें हैं जो जून जुलाई में बोई जाती है, जैसे चावल, मक्का, बाजरा। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, रबी क्रॉप्स। अगला सवाल है, किसी क्षेत्र में एक वर्ष में की अवधि के दौरान 1,000 की जनसंख्या पर मरने वाले संख्या की क्या कहलाता है, भाई डेथ रेट कहलाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल है, 18 किलोमीटर की चाल से मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए, भाई 18 × 5/18, 5 मीटर प्रति सेकेंड, इतने हल्के सवाल थे। कुश्ती की वह कौन सी शैली है जिसमें कमर के नीचे के क्षेत्र को पकड़ना या पैरों का उपयोग करना अपनी पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, तो देखो भाई, ग्रीको रोमन कुश्ती होता है। ग्रीको रोमन रेसलिंग में जो होता है कि कमर से नीचे के क्षेत्र को पकड़ना या पैरों का उपयोग करना पूरी तरह से यानी कि प्रतिबंधित रहता है, यानी कि उसको नहीं टच कर सकते हो। शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति किस सागर महासागर से होती है, तो देखो भाई, ये होता है भूमध्य सागर। आंसर कौन सा हो जाएगा, मेडिटेरियन सी।
अगला सवाल है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के वर्तमान सचिव कौन है, जो पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान गतिविधियों के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं? तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज बताओ भाई कौन होंगे? तो डॉक्टर एम रविचंद्रन होंगे। ठीक है भाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विकास, खुशहाली और शांति से संबंधित सूचकांक जारी करने वाली संस्थाओं में शामिल नहीं है? ठीक है भाई, नहीं है पूछा है, आरबीआई नहीं है भाई। ठीक है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार मानव विकास सूचकांक किस देश के प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो देखो भाई, शीर्ष देश जो सबसे पहले फर्स्ट स्थान था आइसलैंड था, सॉरी, और सेकंड था नॉर्वे, तीसरा था स्विट्जरलैंड, और भारत की स्थिति इसमें थी 130/193 कर दो ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, विच कंट्री फर्स्ट पूछा है। ठीक है, तो आइसलैंड हो जाएगा, सेकंड पे कौन सा हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, थर्ड पे कौन सा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। रिपोर्ट देखो यहाँ पे दिया गया है भाई, लोएस्ट माना। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? अच्छा, इसमें पूछेगा तो पॉइंट कितना लाया, दक्षिणी सूडान सबसे कम 0.3888, 193 पर दक्षिणी सूडान है भाई, याद रखियो। ठीक है, आगे पूछ लिया जाए। अच्छा, यहाँ पे देखो, एक स्वास्थ्य जो है इसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से मापा जाता है, जो एक लंबा और स्वस्थ जीवन को दर्शाता है। नॉलेज एंड एजुकेशन, इसे दो संकेतकों से मापा जाता है, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। ठीक है। अगला सवाल है, असम के शास्त्रीय नृत्य कौन सा? असम बिहू, कथकली, केरल सतारिया, असम भाई सॉरी, गुजरात बिहू, असम बिहू, दो दे दिया, सतारिया भी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बिहू असम का या गुजरात, ऐसे सतारिया असम का है भाई, बिहू भाई डांस दोनों असम का है, लेकिन यहाँ पे क्लासिकल डांस पूछा है, बिहू जो है फोल्क डांस है, ये याद रखियो। ठीक है, फोल्क डांस है, और ये सतरिया जो है क्लासिकल डांस है, इसीलिए दोनों में अंतर है भाई। ठीक है, याद रखियो, आंसर कौन सा है, सतरिया। किस मुगल शासक ने भारत में गैर मुसलमानों में जजिया कर पुनः लगा दिया था? जजिया कर वह था जो गैर मुसलमानों को जो चुकाया जाता था टैक्स के रूप में। ठीक है, और सबसे पहले लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नहीं भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, सबसे पहला जो शासक था भाई, जजिया कर सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है भाई, और ये शासक था किसका, तो दिल्ली सल्तनत का, और ये अरब से आया था। ठीक है भाई, और ये जो था अरब से ही आया था, और किल्ड जो है किसे मारा था, राजा दाहिर को। तो हम ये इसका बात क्यों कर रहे हैं? उसके बाद जो फिर से कौन टैक्स लगाया था, तो उसके बाद जो सबसे खराब आया था औरंगजेब के शासन काल में। ठीक है भाई, फिर से जजिया कर लगा लिया था, और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है जहांगीर को। ठीक है भाई, अकबर नामा अकबर अबुल फजल लिखा है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, औरंगजेब तो जानते, औरंगजेब हो गए जहांगीर को, शाहजहां के बेटे जहांगीर, जहांगीर औरंगजेब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन यानी कि संवैधानिक आयोग का एक निकाय है, बताओ कौन? तो ये जो है कौन सा हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है भाई, आर्टिकल 324 के अनुसार, बाकी नहीं है भाई। नीति आयोग तो बना उसको बदल कर ना, योजना आयोग को बदल कर। ह्यूमन राइट्स तो अलग संस्था है, सेंट्रल विजिलेंस। अगला, राजतरंगिणी के नामक पुस्तक लेखक किसने लिखी है? तो राजतरंगिणी किस भाषा में भाई, तो संस्कृत भाषा में है, और ये कश्मीर के राजाओं और इतिहास का विवरण है। ठीक है भाई, ये याद रखना, ये कश्मीर के इतिहास का और इसके रचना काल जो हुआ था 12वीं सदी में हुआ था। ये 8 पुस्तक में विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है कल। अगला सवाल है, 1979 में राष्ट्रीय खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? देख लो भाई, 1979 के राष्ट्रीय खेल पूछ दिया, ये उड़ीसा शहर में हुआ था भाई। अब उड़ीसा कहाँ है, कटक में, कटक समझ गए भाई, और 1979 में हुआ था। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में
घर के बाहर झंडा यानी कि गुड़ी फहराकर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति, गुड़ी पड़वा भाई, सॉरी। ठीक है। यदि किसी देश या सरकार का व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ये राजकोषीय घाटा होता है भाई। यह तब होता है जब सरकार कुल व्यय यानी कि कुल एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च जो है उसकी कुल आय से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप यानी कि जो जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा जो है उसका खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? राजकोषीय घाटा होगा। आपके जैसे पॉकेट में 100 रुपया है, आप खत्म कर रहे हो 130 रुपये, तो आपके पॉकेट का घाटा है। ठीक है भाई, यानी कि आपका घाटा है। इसे पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है, और जिस देश पर कर्जा बढ़ता है उसे इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। समझ में आ गया भाई? तो राजकोषीय घाटा में आता है। फिजिकल डिफिसिट, चक्रवात दाना जिसने अक्टूबर 2024 में, देखो भाई 2024 के सवाल आ गए हैं, भारत के पूर्वी तट यानी कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था, का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? बताओ भाई। चक्रवात दाना, तो ये कतर द्वारा दिया गया था। ठीक है, याद रखियो। अच्छा, ये एक किसके द्वारा ऐसे मतलब जारी किया जाता है? तो देखो वर्ल्ड डब्ल्यू, ओहो भाई क्या हो गया, WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, अगला सवाल है, पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद 2024 का FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? बताओ भाई। 2024 ओलंपिक, तो प्लेयर ऑफ द ईयर और PR श्री राजेश गोलकीपर है। ठीक है, अगला सवाल है, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किधर है भाई? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन किस समिति के सिफारिश पर और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ा गया था? जो आपातकाल के दौरान लघु संविधान 42वां संशोधन स्वर्ण सी समिति। यार भाई, अगला सवाल है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज मोस्ट वेब सीरीज वेब ब्राउजर? डिफॉल्ट कितना होता है भाई? बताओ किसी भी वेब ब्राउजर का। जब आप कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप चलाते हो तो मैक्सिमम कितना होता है? 18 ही होता है ना भाई। आपके देखो, आपका चेक करो कितना है आपका फॉन्ट साइज। 18 होगा, 16 से 2 बड़ा, यानी कि होता है मिनिमम 16 ही होता है। ठीक है, अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी एक्टिव सेल वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? देखो भाई, एक्टिव सेल वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए तो कंट्रोल, ओ भाई, अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार भी दबाओगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, अच्छा ये इससे भी सवाल टॉपिक बना था। ठीक है, इसलिए एक बार पढ़ देता हूँ। 9 डिग्री चैनल मिनी क्वाय द्वीप को मुख्य लक्ष्य द्वीप के समूह से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनी क्वाय और मालदीव द्वीपों को अलग करता है। देखो 8 डिग्री, पहले 9 डिग्री जो है मिनी क्वाय किसको? लक्षद्वीप को। ठीक है, और फिर 8 डिग्री फिर से आ गया मिनी क्वाय। यहाँ पे देखो मिनी क्वाय, और ये M से फिर आ गया मालदीव। फिर हडसन, हडसन जो हडसन की खाड़ी अटलांटिक महासागर को अलग करता है, और पाक जलडमरू मध्य पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। डकन पैसेज जो करता है यह स्टेट लैंड यानी कि ग्रेट अंडमान का हिस्सा है, और लिटिल अंडमान को अलग करता है। लास्ट सवाल है, भारतीय दंड संहिता IPC और दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के जगह कौन से नए कानून? तो सभी को पता BNSS आ गया, सॉरी भाई BNS आ गया, भारतीय न्याय संहिता अधिनियम साक्ष्य अधिनियम आ गया है। ठीक है, और जो ये BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है भाई, सही है यह। देखो ये 1 जुलाई 2024 से लागू है। ठीक है, और ये किसके जगह आया है भाई? 1860 में आया था। ठीक है, इंडियन पिनल कोड IPC, और भारतीय न्याय संहिता 2023 ने ली। ठीक है, और ये जो CRPC है, CRPC 1973 की जगह जो है भारतीय यानी कि BNSS, ओ सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ये आंसर गलत हो जाएगा।
BNSS जो लिया ना भाई, CRPC के जगह लिया था, CRPC 1973 के जगह लिया था, ठीक है। और ये BNS किसका जगह लिया था भाई, 2023 में ये बन गया था। और ये किसको शिफ्ट किया था, IPC को, इंडियन पिनल कोड को, ठीक है। तो इस तरह से था, याद रखियो। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं भाई, एक बार लाइक कर देना, ताकि जो है चैनल को पता चल सके भाई क्या पढ़ा रहा है इस बंदा, समझ रहा है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।